गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो दोस्तों आज फिर हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पलासी के युद्ध के बारे में। इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में पॉलिटी का तो सीरीज चल रहा है, उसमें आगे पढ़ना है अभी। बट मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले हमने बंगाल के नवाबों के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने सारे चीज के बारे में बताया था कि कैसे कैसे नवाब आए, उनमें कौन कौन से युद्ध हुई और इस युद्ध के बाद कौन कौन सी संधियां हुई। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे, कुछ इंपॉर्टेंट संधियां थी जिन्हें मैंने बोला था कि इसे विशेष रूप में बताऊंगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो ये सब जो ये पलासी का युद्ध, अलीनगर की संधि, बक्सर का युद्ध, ये सब जो है ये फेवरेट टॉपिक कर सकते हैं एग्जामिनर का। एग्जामिनर इससे एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन डाल ही देता है। तो इसके बारे में हम, अगर आपको इसके बारे में और विशेष जानकारी चाहिए तो आप पहले हमारा पिछला वीडियो जो नवाबों का है, बंगाल के नवाबों के बारे में, वो देखें। वो देखने के बाद अगर ये आप देखते हैं तो आपको एक तरह से अभी आप देखेंगे तो 20-30% समझ में आएगा। बट अगर वो देख के ये देखते हैं तो आपको 80-90% ये सारा चीज समझ में आ जाएगा एक स्टोरी की तरह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पलासी का युद्ध। तो जो हमारा वीडियो देखे हुए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं देखे हुए हैं उनके लिए मैं एक समरी, शॉर्ट समरी के रूप में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे पलासी पड़ता कहाँ है। पलासी पड़ता है यहाँ बंगाल के पास। ये है इंडिया में यहाँ पे क्या है, ये गंगा नदी गई, गंगा नदी गई, यहां से एक इसकी ट्रिब्यूटरी निकल गई हुगली, और एक यहाँ गंगा जो बांग्लादेश में जाके, अभी पता है बांग्लादेश में जाके ये फिर इसका मेघना बन जाती है ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद। तो जमुना जिसे कहते हैं बांग्लादेश में, उससे मिलने के बाद यह मेघना बन जाती है। तो जो हुगली है उसी के तट के निकट यहाँ पड़ती है पलासी, और ये पलासी कहाँ पड़ता है, बंगाल में। तो अब पलासी के युद्ध के बारे में जानना तो उससे पहले बंगाल के बारे में जानना पड़ेगा। तो बंगाल में क्या हुआ था, औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल की क्या दे दी थी, दीवानी दे दी थी, और उसे वहां का दीवान नियुक्त कर दिया था। कब, 1700 में। और 1700 में उसे दीवान बनाया गया था। बट आपको पता होगा कि उत्तर मुगल काल कब से स्टार्ट होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसका मतलब क्या, कि मुगलों का पतन होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही मुगलों का पतन हुआ तो राज आजाद होने लगे, कुछ स्वतंत्र होने लगे, छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे। तो उनमें से एक था क्या, बंगाल क्या था, अर्ध स्वतंत्र था। मतलब कि उसके अंदर था, पैसे भेजा करता था कभी कभी, बट रेगुलर उसका जो बात है वो माना नहीं करता था, तो उसे अर्ध स्वतंत्र कहा जाता था। तो ये हो गया सबसे पहले। अब यहाँ के बाद हम लोग जान लेते हैं कि आगे कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मुर्शिद कुली खां। तो जैसा कि पता 1717 में उसे दीवानी मिल गई, और 1700 में उसे दीवानी मिल गई, और 1717 में उसे वहां की सूबेदारी प्राप्त हो गई, किसके द्वारा, फर्रुख सियर द्वारा। 1717 तो इसका शासन काल स्टार्ट होता है बंगाल में शासन करने का 1717 से कब तक रहता है, 1727 तक। पहला शासक मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727। दूसरा शासक आता है इसके बाद कौन, इसका दामाद जिसका नाम रहता है शुजाउद्दीन, जो शासन करता है 1727 से 1739 तक। 1739 तक ये शासन करता है। उसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है सरफराज, जो कि शासन करता है 1739 से 40 तक। क्यों, क्योंकि ये जो शुजाउद्दीन था, शुजाउद्दीन द्वारा एक सूबेदार नियुक्त किया जाता है, एक तरह से सेना नायक नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम होता है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने ही क्या किया, उसके बेटे सरफराज की हत्या कर दी और गद्दी को हथिया लिया। और इसके बाद वो गद्दी पे बैठता है कौन, अलवर्दी खां। कब से, 1740 से 1756 तक। और इन्हीं के होते हैं 3 पुत्रियां, और उन्हीं पुत्रियों का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कौन, सिराजुद्दौला, जिसमें पलासी का युद्ध में जिससे लड़ाई होती है अंग्रेजों की, तो वो उनका पुत्र होता है और उन्हें सत्ता मिल जाती है। उससे परेशान होकर क्या हो जाता है, उनके जो 2 बेटियां थी, एक का नाम पहले घसीटी बेगम और दूसरे के पुत्र रहते हैं शौकत जंग, उनके बीच में एक दुश्मनी हो जाती है। मतलब एक तरह से जैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठा तो इसका आंतरिक कलेश था पहले से। इसके सेनापति, इसके फैमिली मेंबर्स, इसके जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, ये सब कोई नहीं चाहते थे कि ये शासक बने, बट फिर भी अलवर्दी खां के द्वारा इन्हें शासक बना दिया जाता है। और ये एक अच्छे शासक होते हैं।
और अलवर्दी खान जब मरते रहते हैं तो उन्होंने एक बात भी कही थी जो क्वेश्चन में हमेशा आता है कि उन्होंने मधुमक्खियों की तुलना की थी अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खियों से, उल्टा बोल दिया दोस्तों, अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खियों से। तो ये क्वेश्चन आता है किस शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो यह तुलना की थी किसने, अलवर्दी खान ने। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिराजुद्दौला से, या इसके बाद क्या कहानी हुई। कहानी स्टार्ट होता है कैसे कि जो अलवर्दी, यहाँ पे जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठ गया है। अब यहाँ पे बैठने के बाद क्या हो गया है, उसी समय एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा सप्तवर्षीय युद्ध उस समय चल रहा था। उसके कारण क्या थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में लड़ रहे थे। सप्तवर्षीय युद्ध कहीं और हो रहा था, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था, और दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। तो उसके लिए क्या करते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज क्या करते हैं, कलकत्ता नगर जो उनका है वहां पे उनका एक फोर्ट रहता है, फोर्ट को किलेबंदी करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रांसीसी भी चंद नगर में उनका जो प्रमुख फोर्ट होता है उसे भी दुर्गीकृत करना स्टार्ट करते हैं। उस दुर्गीकृत के करने के कारण क्या होता है कि अब जो वहां के राजा होते हैं, कौन, सिराजुद्दौला, उनका कहना होता है कि आप अपने मेरे क्षेत्र में एक अपना दुर्ग नहीं बना सकते हैं, अपना सैनिक नहीं रख सकते हैं। एक तरह से दुर्ग बनाना मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा जगह बना लेना जहां पे उनका सेना हो, उनका सेना एक सामान की रक्षा, खुद की सेना सामान की रक्षा करे, वहां से अपना सारा चीज स्थापित कर सके। वहां पे राजा का उतना अधिकार नहीं हो पाता था, तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि आप दुर्ग नहीं बना सकते हैं। पर इसका बात क्या हुआ, दुर्ग नहीं बना सकते ये बोला, बट फ्रांसीसी थे उस समय, जो फ्रांसीसी इनका बात मान लिए। फ्रांसीसी बोले ठीक है चलो आप राजा हैं, आप बोल रहे हैं दुर्ग नहीं बना सकते हैं, तो हम यहाँ दुर्ग नहीं बनाते हैं। बट जो अंग्रेज है वो इस बात को नहीं माने, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ दुर्ग बनाना है। अब वैसे ही उनका 1717 में फर्रुख सिय्यद द्वारा उन्हें मैग्ना कार्टा मिल चुका था अंग्रेजों को, तो उससे वो ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि जो वहां के शासक है, जो मुगल है, जो सबसे प्रमुख है, वो मेरे सपोर्ट में है, तो ये जो यहाँ के स्वतंत्र शासक छोटे से हैं ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा उतना चिंता नहीं किया और उन्होंने अपना दुर्ग बनाना जारी रखा। तो दुर्ग बनाना जारी रखा, इससे ये गुस्सा हो गए कौन, सिराजुद्दौला, और उन्होंने क्या किया, उस दुर्ग पे आक्रमण किया। और वहां पे सबसे पहले उन्होंने कासिम बाजार पे आक्रमण किया था, कासिम बाजार और उनका जो क्षेत्र था उस पे आक्रमण करने के बाद वहां पे कुछ सैनिक थे, एक लगभग कितने सैनिक थे, 146 सैनिक थे। इन्हें उन्होंने क्या किया, एक छोटे से कमरे, लगभग कमरे का साइज समझ सकते हैं दोस्तों, 80x14 साइज था इसका। तो इस कमरे में इन्होंने क्या किया, ये टोटल 146 लोगों को कैद कर लिया दोस्तों, इतने छोटे से रूम में। तो अब ये जो कहानी में 146 लोगों को, ये जो कहानी है इसके बारे में कुछ पॉइंट पहले बता देता हूं, मैं आगे बढ़ गया थोड़ा सा, पॉइंट इसमें मैं बता देता हूं। पॉइंट क्या है कि ये जो कहानी मैं बता रहा हूं ये कहानी किसके द्वारा बताई गई है, तो ये कहानी तो बताई गई है जे.जेड हॉलवेल द्वारा। जे.जेड हॉलवेल द्वारा ये कहानी बताई गई, बट ये कहानी का सत्यापन नहीं हो पाया दोस्तों। उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसका सत्यापन अपनी जो किताबें लिखी उसमें कभी इसका ब्लैक होल की घटना का जिक्र नहीं किया। इसलिए इस घटना को कभी कभी लोग जो इतिहासकार हैं वो सत्य नहीं मानते हैं, तो इसके प्रति कुछ संदेह भी है कि यह घटना सही भी है और गलत भी हो सकती है। तो जे.जेड हॉलवेल भी इन 146 लोगों में शामिल थे। तो इन्हें पैक करने के बाद जब अगले दिन सिराजुद्दौला ने खोला, इनके मुताबिक जब अगले दिन सिराजुद्दौला ने खोला तो उसमें क्या हुए, मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे, और जो टोटल 123 व्यक्ति थे वो सारे मारे जा चुके थे छोटे से जगह में दम घुटने के कारण। तो यही घटना जो है, इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया दोस्तों। और ये घटना कब हुई दोस्तों, ये घटना हुई 20 जून 1956 को। ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, तो ये घटना हुई थी 20 जून 1956 को। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अपना दुर्ग बनाना स्टार्ट किए। इससे गुस्सा होकर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने कुछ वहां के 146 लोगों को कैद किया, 23 लोग जीवित बच गए, 123 लोग मारे गए। ये थी इसकी कहानी। अब इसके बाद क्या होता है, अब अंग्रेजों पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इस बात का न्यूज पहुंचता है किसके पास, मद्रास में बैठे यहाँ पे क्लाइव और वॉटसन, ये दो व्यक्ति थे, क्लाइव और वॉटसन के पास। क्लाइव और वॉटसन के पास ये न्यूज पहुंचता है तो उन्हें लगता है कि अरे यार एक छोटा सा ये बंगाल का ये जो क्षेत्र है उसमें धनी हुआ करता था, हमारे यहाँ का शासक जो है उतने मजबूत उस समय नहीं माना जाता, उसमें सबसे मजबूत मुगल को ही माना जाता था। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इसके विरुद्ध
कुछ सेना लेकर क्लाइव और वाटसन दोनों निकल जाते हैं किसके तरफ, बंगाल के तरफ, सिराजुद्दौला के तरफ आक्रमण करने। तो जैसे सिराजुद्दौला के पास पहुंचते हैं तो वहां पे इन्हें देखते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो, अगर इनके बारे में पता करते हैं, निकलने से पहले अंग्रेज तो तेज हुआ करते थे दोस्तों, वो हर चीज को पहले देख लेते थे कि वहां पे क्या फायदा है, क्या लॉस है, किस तरह से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं बिना लड़े। तो उन्होंने वहां पे दिमाग लगाया, वहां पहले सबसे पहले वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये जो राजा सिराजुद्दौला है, इसके जो परिवार हैं, मंत्री हैं, सेना है, ये इसके खिलाफ विरुद्ध है यार। अब इसके खिलाफ विरुद्ध है तो कोई अपने सेना के, जब तक उसके पास पूरी सेना उसके साथ ना खड़ा हो तब तक वो राजा अपना शासन नहीं चला पाता है। तो क्लाइव जब बंगाल में सेना लेके पहुंचता है दोस्तों, तो उस समय सिराजुद्दौला को पता रहता है कि मेरे विरुद्ध में सारे लोग हैं। राजा है, उसे तो पता है कि मेरे विरुद्ध में जो अधिकारी है, जो मेरे सगी संबंधी हैं, वो सब मेरे विरुद्ध में है, वो मेरे से खुश नहीं है राजा बनने से। तो इसे पता रहता है कि अगर अंग्रेज हमारे पे आक्रमण करेंगे तो क्या होगा, ये लोग उसके तरफ चल जाएंगे और जो युद्ध है, युद्ध में मैं हार जाऊंगा। तो इसने, सिराजुद्दौला ने वहां पे एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, वहां पे एक संधि कर ली। वो संधि का नाम क्या था, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि की कब, 9 फरवरी 1756 को। 9 फरवरी 1756 को इसने अलीनगर की संधि की थी। इस संधि में क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने वहां पे अंग्रेजों को दुर्ग बनाने का अधिकार दे दिया। एक और चीज दिया, उन्होंने कहा कि आप अपना टकसाल भी बना सकते हैं, सिक्के ढालने के लिए टकसाल भी बना सकते हैं। इसके और एक और शर्त था उसमें कि आप मेरे क्षेत्र में दुर्ग तो बनाएंगे बट आक्रमण नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे पे हो या दूसरे जो व्यापारी थे, फ्रेंच, डच, ये सब पे आक्रमण नहीं करेंगे मेरे क्षेत्र में, और शांतिपूर्ण व्यापार यहाँ पे करेंगे। तो ये यहाँ पे अलीनगर संधि के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और इसी पॉइंट में उसके बाद क्या होता है, जब अलीनगर की संधि होती है तो उसके बाद संधि तो समाप्त हो गया। अब संधि के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उन्हें लालच आ जाता है। अंग्रेज में कौन, वाटसन को लालच आता है। पहले तो दुर्ग बनाने का और सिक्का ढालने का अधिकार मिल गया, उसके बाद उसे लालच आ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरे विरोधी हैं, जो फ्रेंच हैं, डच हैं, उन पे आक्रमण करके उनका जो दुर्ग है उसे हथिया लेना चाहिए, और वहां पे जो सिक्के, जो पैसे, जो धन है, वो सब भी लूट लेना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से ये क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो फ्रांसीसी के दुर्ग होता है उस पे आक्रमण कर देता है और फ्रांसीसियों को हरा देता है। उनके दुर्ग की हालत बहुत ही हालत खराब कर देता है। ऐसा बोला जाता है कि जब क्लाइव ने फ्रांसीसियों पे आक्रमण किया था तो उसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि वहां पे व्यापार करने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा था, मतलब पैसे नहीं अच्छे से हो पा रहे थे। तो ये इस तरह का हालत हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला ये सब सारा चीज देखते रहता है कि अरे यार ये यहाँ पे आक्रमण किया, जबकि अलीनगर संधि में ये बात कही गई थी कि आप शांतिपूर्ण व्यापार करेंगे, किसी दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, या फ्रांसीसी भी आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो जब ये बात से जब उसे पता चलता है कि उन्होंने आक्रमण कर दिया तो सिराजुद्दौला को लगता है अरे यार ये तो अलीनगर संधि का सिरासर उल्टा कर रहा है काम, इसका सर जो अलीनगर संधि है इसका बात ही नहीं मान रहा है, इस संधि का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये उनको बोलता है कि आप क्या किए हैं, अलीनगर की संधि का विरोध किए हैं, और इसीलिए अब क्या होगा, इन दोनों में युद्ध होगा। अब ये युद्ध जानबूझ के अंग्रेज इस युद्ध को टाल सकते थे बट अंग्रेज भी नहीं टाले। क्यों, क्योंकि जब ये अलीनगर, ये जब कलकत्ता की ओर आ रहा था क्लाइव, तो ये अपना सारा गुप्तचर फैलाया हुआ था कि कैसा कैसा राजा है, इसके क्या कमियां हैं, क्या मजबूती है। तो इसमें से पता चला था कि इसका जो सेनापति है जिसका नाम है मीर जाफर, वो इससे खुश नहीं है राजा बनने से। और कुछ कुछ लोग थे जैसे यार लतीफ, राय दुर्लभ, ये सब जगत सेठ, अमीर चंद, ये सब लोग थे जो खुश नहीं थे सिराजुद्दौला के शासक बनने से। तो इसने क्या किया, इन सभी को मिलाने की कोशिश की, इन सभी को मिला लिया। और इस प्रोसेस में एक छोटी सी स्टोरी थी क्या दोस्तों, कि ये सब मिलाया कैसे, क्लाइव जाके बात नहीं किया, इसने एक मीडिएटर रखा। उस मीडिएटर का नाम क्या था, अमीर चंद। अमीर चंद क्या था, उस समय बंगाल का एक धनी व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं व्यापारी था, ठीक, धनी व्यापारी था। कौन, अमीर चंद। इसके थ्रू इसने जगत सेठ, राय दुर्लभ, यार लतीफ, मीर जाफर सबसे साठगांठ किया और एक षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि जो पलासी का युद्ध है ये षड्यंत्र का युद्ध था, इसमें युद्ध नहीं हुआ, षड्यंत्र से युद्ध, अंग्रेजों ने युद्ध से पहले इस युद्ध को जीत लिया था। कैसे, क्योंकि मीर जाफर उसका सेनापति था, और कोई भी राजा अगर सेना युद्ध लड़ता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसका होता है सेनापति। अगर सेनापति ही धोखा दे दे तो युद्ध में जीतने का कम चांस होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यार लतीफ। अब इसमें एक स्टोरी क्या है कि ये जो अमीर चंद है, ये अमीर चंद धनी व्यक्ति होता है। ये सारा सांठगांठ पहले हो जाता है इसका कि युद्ध क्या होगा। युद्ध में जैसे ही पलासी में पहुंचूंगा, युद्ध के लिए सिराजुद्दौला आएगा, मीर जाफर उसे धोखा दे देगा और आधी सेना हमारे तरफ लेके आ जाएगा। तो ये सब बात सारी फिक्स थी। तो इस बातों में अमीर चंद इसमें एक क्या कर सकते हैं, एक शर्त रख सकता है, रख देता है, सॉरी शर्त रख देता है। वो शर्त क्या होता है दोस्तों, ये बोलता है कि आप चलिए प्लासी का युद्ध लड़ेंगे, सिराजुद्दौला को हरा देंगे और बंगाल पे शासन कर लेंगे, 24 परगना की आपको सूबेदारी मिल जाएगी आपको, और जो मीर जाफर को उस गद्दी पे बैठा देंगे। बट मुझे क्या फायदा होगा। तो इसके लिए उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, 30 लाख रुपए। कितने? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए और सिराजुद्दौला के जो खजाने हैं उनका 50%। 30 लाख और 50%, ये दोनों चाहिए। किसने बोला? अमीर चंद ने। अब ये बात दिमाग में चला किसका? अब रॉबर्ट क्लाइव का। सोचा कि अरे यार ये तो फायदा उठा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर आप ये सब मुझे नहीं देंगे तो ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ, ये मैं इसका भांडा फोड़ कर दूंगा और सिराजुद्दौला को बता दूंगा कि ये सब ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, तो कोई फायदा होगा नहीं युद्ध का। तो इसको शांत करने के लिए जो क्लाइव था उसने 2 पत्र बनाया, एक लेटर बनाया, 2 लेटर बनाया। एक जो था वो लाल रंग का था और एक सफेद रंग का था। जो सफेद था वो ओरिजिनल था, लाल था वो जो डुप्लीकेट था। सफेद में क्या था, सारी बातें लिखी गई थी कि मीर जाफर को वहां पे शासक बनाया जाएगा, उसके बदले वो 24 परगने की सूबेदारी देगा, और जो जो चीज था वो सारा चीज सफेद कागज में लिखा हुआ था। और जबकि ये जो 30 लाख का बात कहा था और 50% का, ये बात किसमें लिखा गया था? लाल जो पत्र था, लाल कागज था, उसमें लिखा गया था। और इसमें क्या लगाया क्लाइव ने दिमाग कि जो पेपर होता है उसमें साइन होता था वाटसन का। तो क्लाइव ने क्या किया, वाटसन का डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिया। अब सिग्नेचर करने के बाद क्या हुआ, अब इसको तो पेपर दे दिया, अब कुछ दिन बाद क्लाइव ने क्या किया, इसकी हत्या करवा दी। तो यहां से इसका काम खत्म कर देता है किसका? अमीर चंद का, जो बीच का एक तरह से रोड़ा बना हुआ है। किसका? पत्थर का रोड़ा बना हुआ है, कह सकते हैं रास्ते का रोड़ा बना हुआ था, उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब यहां से प्लासी का युद्ध होता है। यहां तक समझ में आया पहले बात। यहाँ पे ब्लैक होल की घटना जे हॉलवेल के द्वारा 146 लोगों की कैद किया जाता है, 23 लोग बचते हैं, 123 लोग मारे जाते हैं। उसका अलीनगर की संधि होती है, संधि का उल्लंघन होता है, जिसके कारण प्लासी का युद्ध का बिगुल बचता है। और इसी प्लासी के युद्ध में अब क्या होता है, अब इसका जो सेनापति होता है मीर जाफर जैसे ही प्लासी के युद्ध में जाता है तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, और धोखा देने के बाद वो जाके मिल जाता है किससे? अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेजों से मिलने के बाद अब इनका मतलब अंग्रेज का जो सेना थी वो और मजबूत हो जाती है। जबकि आप जानेंगे, जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि अंग्रेजों की सेना बहुत कम होती है, लगभग 50,000 जो होती है वो सिराजुद्दौला की सेना होती है, और इसकी सेना बहुत कम होती है, 3,000 के अप्रॉक्स होती है। और फिर जाके ये लोग मिल जाते हैं इसमें, और इसकी सेना इसके सही सपोर्ट नहीं करती उतना, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसी युद्ध में मीर जाफर के बेटे मीर मदान द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है। सॉरी दोस्तों, मीर मदान नहीं, मीरान था, मैं गलती से बोल दिया, फ्लो में हो जाता है। तो किसके द्वारा? सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के बेटे मीरान द्वारा करवा दी जाती है। तो यहां से क्या हो गया, सिराजुद्दौला का जीवन काल खत्म हो गया। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, और इस विजय के बाद अंग्रेजों की सत्ता और प्रभुत्व हो गई बंगाल में। और बंगाल में अंग्रेजों को रोकने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि अब बंगाल में जो शासक बनेगा वो अंग्रेजों के द्वारा बनेगा, जिसका नाम हो उसका सेनापति मीर जाफर यहाँ पे सेनापति बन गया। इसमें एक पॉइंट और आता है दोस्तों एग्जाम में कि सिराजुद्दौला है उसका सपोर्ट कौन कौन किया था युद्ध में। विरोध में तो मीर जाफर, यार लतीफ, रायदुल्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद, ये सब तो इसके विरुद्ध था। इसके सपोर्ट में कौन कौन था? सपोर्ट में था मीर मदान और मोहनलाल, और इसके कुछ सपोर्ट किए थे कौन? फ्रांसीसी भी इसका सपोर्ट किए थे। तो ये 3 लोग इसके सहयोग में थे, सपोर्ट में थे। तो यहां से खत्म हो गया प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध होने के बाद परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम के बारे में भी जान लेते हैं।
उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, क्योंकि बक्सर और पलासी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग यहां तक समझ जाएंगे शॉर्ट स्टोरी में, तो बक्सर भी आराम से आप समझ सकते हैं। तो इसके परिणाम पे आते हैं। परिणाम क्या हुआ, जैसा कि वादा किया गया था, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को मिल गई, जैसा कि पहले वादा किया गया था। सेना नाविक और रॉबर्ट क्लाइव को भेंट मिली। अब इसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब बने मीर जाफर, उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को अलग कुछ धन दिया, एक तरह से घूस या फिर एक गिफ्ट के रूप में। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्हें अलग से दिया और सेना के लिए अलग से कुछ धनराशि दी। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइव बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ पे सॉरी गलती से नवाब लिख दिया, यहाँ नवाब नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नर बना, नवाब नहीं बना, क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। इसके बाद जिस तरह से प्लासी के युद्ध में जीत हुई, अंग्रेजों को इतनी 24 परगने की सुबेदारी मिल गई, इससे खुश होकर क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, मिल्सन, अब ये तो इसे सारा काम खत्म हो गया, इसका परिणाम क्या क्या हुआ ये पता चल गया। अब इसके बारे में कुछ इतिहासकार ने कुछ बातें कही हैं, उनमें से एक है मेल्सन ने कहा है, इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ था। अब ये इन्होंने क्यों कहा, ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद जो अंग्रेजों की व्यापार करने का तरीका था वो बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुका था। अब ये लोग क्या हो गए, राजा बनाने पे आ गए थे। अब ये किसी को भी राजा बना देते, जैसे मीर जाफर है तो आगे मीर कासिम को बनाया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, फिर मीर जाफर को बैठाया जाएगा। तो क्या हुआ, अब इनके हाथ में सत्ता आ गई थी, ये मन चाहा कर दे रहे थे, जहां कर नहीं चाहिए देना दे नहीं देना है नहीं दे, जो उन्हें छूट मिली हुई थी उसका गलत फायदा उठा रहे थे और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो इसलिए कहा गया प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो ये था हमारा आज का प्लासी का युद्ध, जिसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरी में जान ले प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल की घटना, उसके बाद क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई, उस संधि का उल्लंघन के कारण क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। क्यों हारा, क्योंकि इसका सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीरचंद, ये सब इन्होंने इसका विरोध किया। सेनापति कौन था, मीर जाफर, विरोध किया और जाके मिल गए अंग्रेजों के साथ, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, 24 परगने की सुबेदारी मिल गई, सेना और रॉबर्ट क्लाइव को कुछ पैसे भेंट के रूप में दिए गए और क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया। तो ये था आज का हमारा क्लास प्लासी के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में और उसमें होने वाली संधियों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और उसमें जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आपको लगे कहीं पे सुधार की जरूरत है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।